हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए ले करके हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 12th नंबर का। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो जरूर आप एक बार देख लें। आज उसी का हम जो है सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, उसी के नेक्स्ट जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट में हम लोगों ने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज की जो क्लास है वो 15th क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा कि जो भी आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा वो आपको दो पार्ट में डिवाइड होके मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि 25 क्वेश्चन टोटल हमें जो है एक सेट में तैयार करने हैं, ठीक है। क्योंकि 25 क्वेश्चन तो आपके दिमाग में रहे कि हाँ 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आने और पूरे के पूरे हमें करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको लेफ्ट नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए जो है भाई 25 क्वेश्चन का पूरा जो सेट है वो आपको दोनों पार्ट मिला करके मिलेगा, ताकि आपका हर एक टॉपिक से, और जब आप देखेंगे तो देखेंगे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया, वर्बल रीजनिंग से भी और नॉन वर्बल रीजनिंग से भी, ठीक है ना। कोशिश ये की कि कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना, हर एक टॉपिक आपको मैं जो है पढ़ा सकूं क्वेश्चन के माध्यम से, ताकि आपके क्वेश्चन भी तैयार हो जाए और आपका चैप्टर भी तैयार हो जाए, कम समय में आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि समय आपके पास कम है, मई में आपका पेपर है CUT UG का, ठीक है ना। 21 या 22 मई से आपका स्टार्ट है पेपर, ठीक है। तो तब तक जो है हमें यहाँ पर जो आपका तीसरा जो आपका सेक्शन आएगा जर्नल टेस्ट का सेक्शन, उसमें आपका मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज होगा। तीनों से 25 क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग जो है अभी तैयार कर रहे हैं यहाँ पर रीजनिंग, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हम लोग जो है 11 प्रैक्टिस टेस्ट जो है पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 12th का सेकेंड पार्ट है, इसका भी फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपको केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन, जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, उसका डिटेल सॉल्यूशन। मैं चाहता तो एक पार्ट में पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन आपको करा देता, बिल्कुल, लेकिन मेरा मानना यह कि केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं, क्वेश्चन का आंसर तो ठीक है, लेकिन उस टॉपिक को भी मैं आपको बताऊं, ताकि आपका कम समय बहुत अच्छी तैयारी हो सके। जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन लिया जाए उस टॉपिक को क्लियर किया जाए, ठीक है ना, ताकि भाई इसके अलावा यदि दूसरा कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ये जरूरी थोड़ा ना जो मैंने बताया वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर पूछ लिया गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से कर पाए। क्योंकि रीजनिंग में केवल आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं आपके दिमाग में रीजनिंग को लेकर के, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है हर टॉपिक को लेकर, तो बहुत आसानी से आप रीजनिंग के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। पहले तो रीजनिंग सब्जेक्ट ही नहीं है, रीजनिंग तो केवल एक लॉजिक है, जो मैं आपको हर एक क्लास में ये बात बताता हूं कि भाई रीजनिंग केवल एक लॉजिक है। लॉजिक मतलब क्या, जो आप सोचते हैं, जो आप थिंक करते हैं, तो लॉजिक है तो फिर लॉजिक क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अपने आप हर एक क्वेश्चन को कर लेंगे। कोई भी टॉपिक आप उठा के देखिए, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो टॉपिक पहले आपने पढ़ा नहीं है, जो जिस टॉपिक के बारे में आप जानते नहीं हैं, ठीक है ना। और रीजनिंग, चाहे आप कोई भी एग्जाम दिए, रीजनिंग वही होती है, ठीक है ना। रीजनिंग में सारे टॉपिक वही होते हैं, बस लेवल की बात अलग होती है, थोड़ा सा कहीं इजी लेवल, कहीं थोड़ा सा टफ लेवल, ठीक है ना। बाकी रीजनिंग वही है, टॉपिक सारे वही हैं, ठीक है। तो रीजनिंग जो है, इसीलिए रीजनिंग में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का स्किप नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और मेरी यही कोशिश है कि एक भी क्वेश्चन आप रीजनिंग का ना लेफ्ट करें। क्योंकि भाई 75 में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, 15 क्वेश्चन आप लेफ्ट कर सकते हैं, उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। कोशिश मेरी यही है, और इसीलिए मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको जो है कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए जो है, अगर अभी तक आपने उन सारे क्लासेस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, ताकि आपका जो है एक क्वेश्चन का जो पूरा एक कह सकते हैं ना कि संग्रह है, कलेक्शन है, वो भी बढ़ता जाएगा,
भाई 11 प्रैक्टिस टेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। हर एक में हम लोगों ने 25, किसी में 26, किसी में 27 तक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं टोटल दोनों पार्ट को मिला के। ठीक है, अब आप यहां से आंकड़ा लगा लीजिए, लगभग अगर एक ऑन एवरेज हम 25 लेके चलें तो भी लगभग आपका जो है 250 से ऊपर क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं। 250 से ऊपर ज्यादा आप क्वेश्चन जा चुके हैं। तो इसलिए जो है अगर आप जो है क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं प्लस आपका जो है चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है, क्लियर हो रहा है, तो दोनों चीजें अच्छे से हो रही हैं। ठीक है, और इससे इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कहा ना टॉपिक वही है, पूछा वहीं से जाएगा। ठीक है, हो सकता है भाई जो मैं पढ़ा, जो जिस टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड दूसरा कोई क्वेश्चन पूछा जाए, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना, अगर जो मैंने पढ़ाया वही क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए भाई अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन जो है आपका 15th नंबर का क्वेश्चन होगा। 14th नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया था। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा उनको पता है कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 14th नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये 15th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ j मीन्स प्लस, k मीन्स माइनस, t मीन्स मल्टीप्लाई एंड u मीन्स डिवीजन, देन 18t3 u27 j2 का मान कितना होगा। यदि j का अर्थ प्लस है, k का अर्थ माइनस, t का अर्थ गुणा और u का अर्थ भाग है, तो आपको इस इक्वेशन का मान बताना कितना आएगा। 6 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा कि 3 आएगा। तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो है आपको जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो लगाना है BODMAS का, BODMAS, BODMAS। लेकिन BODMAS लगाने से पहले आपको यहां पर जो है जिस लेटर का जो मीन्स है, जैसे यहां पे देखो k मीन्स क्या है माइनस, t मीन्स क्या है मल्टीप्लाई। सबसे पहले आपको यहां पर उसको रिप्लेस करना है। जहां पे t लिखा है वहां पे आपको मल्टीप्लाई लगाना है, जहां पे u लिखा है वहां पे आपको डिवीजन लगाना है, जहां पे j लिखा है वहां पे आपको जो है प्लस लगाना है, जहां पर k लिखा है वहां पे आपको माइनस लगाना है। तो सबसे पहला काम क्या है, यहां पर जो ये अल्फाबेट दिए हैं इस अल्फाबेट की जगह उस अल्फाबेट का जो मीन्स है, जो सिंबल, उसको यहां पर रखना। तो देखिए जरा, यहां पर है आपका 18t। अब देखो t मीन्स क्या है, तो आपने कहा t मीन्स है मल्टीप्लाई, ओके। j मीन्स क्या है, j मीन्स है प्लस, k मीन्स क्या है, k मीन्स है माइनस, और u मीन्स क्या है, u मीन्स है मल्टीप्लाई, सॉरी डिवीजन। अब जरा देखो ये दिया गया आपका 18t 3u27j दिया गया है, फिर आपका 2। तो यहाँ पे जब आप इसको इक्वेशन को जब अल्फाबेट को सिंबल से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 18 प्लस मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 27, और j मतलब क्या है प्लस का हो जाएगा 2। इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी, ठीक है ना। अब जो है देखो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ये आपने पहला काम क्या कर दिया भाई, जिस अल्फाबेट का जो आपका मीन्स था उसको आपने उसके सिंबल के द्वारा रिप्लेस कर दिया। अब यहां पर आपको लगाना है BODMAS। यहां पे क्या लगाना है आपको, BODMAS, BO, फिर आपका D, फिर आपका M, फिर A, फिर S। BODMAS के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो B का मतलब होता है सबसे पहले हम ओपन करेंगे ब्रैकेट। क्या ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ओके। O का मतलब हो गया ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ओके। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे। फिर D का मतलब है डिवीजन, फिर आप भाग करेंगे, ठीक है ना। डिवीजन के बाद फिर बात आती है मल्टीप्लाई की, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका मल्टीप्लाई के बाद होगा एडिशन, मल्टीप्लाई के बाद होगा एडिशन, और सबसे लास्ट में होगा सब्ट्रैक्ट करना, सबसे लास्ट में होगा सब्ट्रैक्ट करना अर्थात घटाओ। क्लियर है।
अब आपके दिमाग में एक बात आती है, सर डिवीजन के पहले भी मल्टीप्लाई है और डिवीजन के बाद भी मल्टीप्लाई है, तो अगर ऑफ लगा है, ऑफ का हिंदी मतलब होता है का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो अगर ऑफ लगा है तो वो आपका मल्टीप्लाई डिवीजन के पहले होगा, अगर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है तो वह मल्टीप्लाई डिवीजन के बाद होगा। क्लियर है? अब देखिए, अब यहां पर जो है आपने सिंबल को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब आपको यहां पर लगाना है क्या, आपको जो है बॉड मॉस। तो सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन। जब डिवीजन होगा तो ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 3/9, सॉरी 1/9 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/9, क्योंकि 3 जो है वह 27 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 27 3 से डिवाइड होगा, 3/27 को 1/9 आप लिख सकते हैं, प्लस का आपका 2 हो जाएगा। देखो 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2 + 2 कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था मैथमेटिकल ऑपरेशन से, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सिंबल को रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद जो नया इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना, यहां पे अल्फाबेट दिए थे, अल्फाबेट को हमने रिप्लेस कर दिया, जहां पर सिंबल आते हैं वहां पे हम सिंबल को रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के बाद जो हमारा इक्वेशन बनेगा उसको हम बॉड मॉस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16th नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से ही, ठीक है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछा गया है। यहां पर देखो दिया गया है कि इफ 8 × 16 × 9 = 8169 and 9 × 23 × 4 = 9234, then 4 × 10 × 11 = what? तो यहां पर केवल आपको कॉन्सेप्ट देखना है, यहां पर केवल आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि हो क्या रहा है। जिस प्रकार से अब देखो यहां पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है, ध्यान देना, यहां पे लगा है मल्टीप्लाई का सिंबल, लेकिन मल्टीप्लाई हो नहीं रहा। यहां पे लगा है सिंबल मल्टीप्लाई का, लेकिन मल्टीप्लाई हो नहीं रहा। तो जो यहां पर आपका जो है जो यहां पर मेथड लगाया गया है, उस मेथड को आपको पहचानना है, और जो मेथड लगा होगा दोनों में सेम लगा होगा, और वही मेथड आपको तीसरे में लगाना है, ठीक है ना। बात क्लियर है? ठीक है। आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सारे यहां पे सिंबल लगा होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो सिंबल लगा है वहां पर वैसा हो रहा है। बात मेरी समझ में आ रही है? जैसे यहां पर आपका मल्टीप्लाई लगा है लेकिन मल्टीप्लाई हो नहीं रहा, सिंपल सी बात आपको दिख रही है। जैसे यहां पर देखो, आप दिया गया है आपका 8 × 16 × 9, और यहां पे देखो लिख दिया गया है 8169। तो आपने कहा मल्टीप्लाई नहीं किया गया, जिस सीक्वेंस में नंबर लिखे गए हैं उसी सीक्वेंस में इनको लिख दिया गया। देखो यहां पे आपका 8 है, फिर 16 है, फिर 9 है। सेम यही मेथड आपका सेकंड में भी लग रहा है। देखो 9 × 23 × 4 है, देखो इसी सीक्वेंस में लिखा गया 9 2 3 4। तो यहां पे दिया गया आपका 4 × 10 × 11, तो इसी सीक्वेंस में इनको रख दीजिए, तो 4 1 0 11, ये आपका आंसर आ जाएगा 4 1 0 11। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चनों में केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना करना पड़ता है कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है ना। जो सिंबल वहां पर लगा हो जरूरी नहीं कि वही, जैसे यहां पे मल्टीप्लाई लगा है, मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, ठीक है ना। क्या हो रहा है, केवल जो नंबर से उनको उसी सीक्वेंस में रख दिया गया है। तो आपको केवल ये चीज वहां पे पहचाननी पड़ती है, मेथड निकालना पड़ता है, और जो मेथड लगेगा वो तीनों में सेम लगेगा, ठीक है ना। देखो इसमें भी वही लगा, इसमें भी वही, और हमने इसमें लगा दिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 17th नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एनालॉगी से। किस क्वेश्चन से पूछा गया है? नहीं, शब्द इसमें क्लासिफिकेशन से।
क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्लासिफिकेशन से, ठीक है ना। पहला है ग्राउंड प्ले, अर्थात ग्राउंड में खेलना, सोलर सिस्टम सन सौरमंडल सूर्य, बॉडी हैंड शरीर हाथ, ट्री स्टेम वृक्ष तना। आपको बताना है कि इनमें चार ऑप्शन, इनमें से तीन एक समान है, अर्थात वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो इनसे डिफरेंट है, जो इनके ग्रुप में नहीं आता, उसकी पहचान आपको करनी है। भाई चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से तीन अपने आप में एक ग्रुप बनाते हैं, अर्थात उनमें कोई ना कोई समानता है, लेकिन एक कोई ऐसा है जो उनके ग्रुप में नहीं आता। जो उनके ग्रुप में नहीं आता वही आपका आंसर होना चाहिए। तो देखिए कौन सा आपका इसमें सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन किससे लिया गया? क्लासिफिकेशन से। किससे लिया गया? क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन आपका 3 टाइप में पूछा जाता है, ठीक है ना। 3 टाइप से पूछा जाता है। एक आपका वर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, एक आपका नंबर क्लासिफिकेशन, और एक आपका होता है अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। ये 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, वर्ड क्लासिफिकेशन, और एक आपका जो है नंबर क्लासिफिकेशन और अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका वर्ड क्लासिफिकेशन से। अब देखिए पहले दिया ग्राउंड प्ले। तो अगर मैं बात करूं तो खेलने की जगह है ग्राउंड, खेलने की जगह है ग्राउंड, ठीक है ना। भाई ग्राउंड पर खेला जाता है, तो अगर मैं पूछूं कि भाई किस जगह पर खेला जाता है, बोलेंगे ग्राउंड पर। तो ग्राउंड का खेलने से क्या रिलेशन है? ग्राउंड खेलने का प्लेस है, खेलने की जगह है। बाकी अगर हम बात करें सोलर सिस्टम सन, सोलर सिस्टम का सन से क्या रिलेशन है? तो भाई सूर्य सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है ना। सूर्य जो है वह सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, सूर्य सौरमंडल का एक पार्ट है। हाथ शरीर का एक पार्ट है, जो हैंड है, देखो ये पूरी बॉडी हो गई, ये हैंड हो गया, तो हैंड बॉडी का एक पार्ट है। उसी प्रकार से स्टेम ट्री का एक पार्ट है, लेकिन जो प्ले है अर्थात जो खेलना है वह ग्राउंड का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। वो तो खेलने की जगह है ग्राउंड। तो ये प्लेस को दर्शाता है, बाकी सब ये पार्ट को दर्शाते हैं। सौरमंडल का पार्ट है सूर्य, ठीक है ना, शरीर का पार्ट है हाथ, वृक्ष का पार्ट है तना। इसलिए ये तीनों आपस में अपना एक समूह बनाते हैं, ये तीनों आपस में अपना एक समूह बनाते हैं, लेकिन यह इस समूह में नहीं आता। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। जो उनसे अलग है वही तो आपका आंसर है। तो इनसे अलग क्या है आपका? ग्राउंड प्ले, ग्राउंड खेलना, क्योंकि ये प्लेस को दर्शाता है, ये जगह को बता रहा है। बाकी ये सभी जो है पार्ट को दर्शाते हैं, इसलिए ये अपना तीनों आपस में एक समूह बनाते हैं, लेकिन आपका जो फर्स्ट नंबर पे दिया गया उनके समूह में नहीं आता। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 18th नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एनालॉगी से। किस टॉपिक से पूछा गया है? एनालॉगी से। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब देखिए यहाँ पे दिया गया कि ई आई का रिलेशन किससे है? ए ई से। तो उसी प्रकार से यू ओ का रिलेशन किससे होगा? पी के से होगा, क्यू जे से होगा, पी जे से होगा, कि क्यू के से होगा। तो अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका अल्फाबेट एनालॉगी से। एनालॉगी भी आप 3 प्रकार से पढ़ते हैं, वर्ड एनालॉगी, नंबर एनालॉगी और अल्फाबेट एनालॉगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका अल्फाबेट एनालॉगी से। और जैसे ही बात अल्फाबेट की आती है, सबसे पहले बात होती है ए टू जेड की, और जैसे ही बात ए टू जेड की आती है तो सबसे पहले बात होती है आपकी 1 to 26 की। क्योंकि मैंने आपसे हर बार कहा कि जब भी बात आप अल्फाबेट की करें, अल्फाबेट के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए उसके कोड के माध्यम से। कोड क्या है? जैसे अगर हम बात करते हैं ए टू जेड की, अगर हम बात करते हैं ए टू जेड की, तो सबसे पहले क्या आता है आपका ए, फिर क्या आता है आपका बी, सी, डी, ई,
फिर आपका F, ठीक है, फिर आपका देखो G H I J K, फिर आएगा आपका L M N, फिर आएगा आपका O, फिर आएगा आपका P O P Q R S T U V W X Y और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका Z। अब जरा देखिए, अगर मैं इनके प्लेस वैल्यू की बात करूं, ठीक है ना, इनके कोड की बात करूं, तो A किस नंबर पे आता है आपका 1 नंबर पे, Z कितने पे आता है आपका 26 पे। अब देखो बात हो रही है अल्फाबेट की, अब अल्फाबेट तो सबको पता है ना भाई, शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। A to Z किसको नहीं आता, सबको आता है। तो मैंने शुरुआत में आपसे बात कही कि रीजनिंग टफ नहीं है, रीजनिंग के केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। जिस टॉपिक को भी हम सॉल्व करें उसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर अगर होगा तो हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे अगर हम अल्फाबेट की बात करते हैं, अब अल्फाबेट A to Z हमें पता है, लेकिन अभी तक हमने जो उसका प्लेस वैल्यू नहीं याद किया। अगर हाँ कोई सीक्वेंस में पूछे तो हम बता सकते हैं, सीक्वेंस में अगर आपसे कहा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि A1 B2 C3। लेकिन अगर कोई रैंडमली पूछ ले कि भाई n का कितना है, तो आप कहेंगे 14। अब किसी को पता है, जिसको नहीं पता वो तो सोचता रहेगा, वो क्या करेगा, फिर A से पूरा काउंट करेगा। अगर मैं कहूँ कि भाई U का कितना है, अगर आपको पता था बोलेंगे 21, नहीं पता तो यहां से क्या करेंगे, A से पूरा का पूरा काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको काउंट नहीं करना, आपको याद करना है इनको। याद क्या मतलब, रट्टा मारेंगे क्या, नहीं, रट्टा नहीं मारना है। A1 B2 B2 ऐसे नहीं, आपको 1 से 2 बार पढ़ लेना। एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए, मैं ही आपको क्लास में कम से कम 3 से 4 बार पढ़ा देता हूं। और जब आप बार बार इनको पढ़ेंगे, बार बार इनको सुनेंगे, तो अपने आप सारे याद हो जाएंगे। आपको जो है बिल्कुल परेशान होने की, जितनी बार आप क्वेश्चन लगाओ उतनी बार आप अल्फाबेट पढ़ो, ठीक है ना। अल्फाबेट का कोड अपने आप याद होगा, 100% याद होगा, ठीक है ना। और जो भी प्लेस वैल्यू हम निकालते हैं, जो भी प्लेस वैल्यू हम काउंट करते हैं, कहां से करते हैं, A से Z, ठीक है ना। एक बात मैं आपको और बताता हूं कि जैसे मान लो जहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने कहां से लिखना स्टार्ट किया, A से, कहां पे खत्म हुआ, Z पे, ठीक है ना। तो चाहे अल्फाबेट हो चाहे कोई लाइन हो, जहां से हम उसको लिखना स्टार्ट करते हैं, जहां से हम लाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं, वो आपका होता है लेफ्ट हैंड साइड, और जहां पे वह खत्म होता है वो होता है राइट हैंड साइड। क्लियर है। अब अगर हम कोड की बात करें, देखो तो A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15, फिर क्या आएगा आपका P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 एंड Z हो जाएगा आपका 26। क्लियर है। तो ये कोड आपको याद करने हैं, ठीक है। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद उनको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 1-2 बार पढ़िए, अपने आप सारे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। भाई कुछ फार्मूले भी होते, जैसे इजोटी होता है, सिफ्लोरॉक्स होता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप उस फार्मूले पर बेस्ड ही ना हो ना, आप फार्मूले के बारे में सोचे ही नहीं कि कोई ऐसी चीज से हम फार्मूला, जिसे हम कोड निकाल सकते हैं। कोड सारे आप लर्न कर लीजिए, बहुत अच्छे से आप जो है कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, अब अगर मैंने सारे कोड ये लर्न कर लिए, मुझे सारे कोड याद है, देखो कितनी आसानी से मैं कर पाऊंगा। अब यहां पर देखो एनालॉजी का मतलब है कि जो आपका इधर जो रिलेशन होगा सेम वही रिलेशन इधर भी लगाएंगे, ठीक है ना। अर्थात बीच में इक्वल्स का सीन लगा है, सिंबल लगा है, तो इक्वल्स मतलब इधर भी जो लगेगा सेम वही, तभी तो बराबर होगा। तो यहां पर देखो, अगर मैं देखूं कि ई आई का, अब देखो अगर मैं स्वर और व्यंजन लगाता हूं, अगर वाबेल और कंसोनेंट का फार्मूला लगाता हूं, जैसे मुझे पता कि भाई 5 वाबेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, बाकी सारे कंसोनेंट हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वाबेल का लगाता हूं तो ई देखो, जैसे ई के बाद आई वाबेल आया, मैंने बात समझिएगा, ई के बाद आई वाबेल आया, ए के बाद ई आया, यू, अब ओ, अब यू के बाद ओ नहीं आता, ओ के बाद यू आता है। और वैसे भी ऑप्शन में कहीं भी कोई वाबेल नहीं दिया गया, इसलिए ये कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही नहीं। तो फिर क्या लगेंगे, फिर यहाँ पे देखो हम इसको कोड के माध्यम से कितनी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है ई आई
और ई आई का रिलेशन कैसे दिया है, ए ई से, हमने इस प्रकार से लिख दिया। देखो ई का कोड 5, आई का 9, ए का 1, ई का 5। अब देखो जरा, तो 5 से 4 कैसे आएगा, तो माइनस का 4, 9 से 5 कैसे आएगा, माइनस का 4। मतलब इस फर्स्ट का हमने फर्स्ट से, सेकंड का किससे देखा, सेकंड से। सेम वही आप जरा ओ यू ओ में लगा दीजिए, यू ओ में, तो आपने कहा यू का है आपका 21 और ओ का है 15, तो माइनस का अगर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 17, 17 होता है क्यू का कोड, माइनस का 4 करने पे आ जाएगा 11, 11 होता है के का कोड। देखो आंसर हो जाएगा आपका क्यू के, आंसर क्या हो जाएगा आपका क्यू के। क्लियर है? तो जब भी अल्फाबेट की बात हो हमेशा उसके कोड के माध्यम से लगाएं, आप बहुत आसानी से और कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ ग्रुप ऑफ इक्वल नंबर ऑफ काउज एंड हर्ड्समैन द नंबर ऑफ लेग्स वाज 28 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ हेड्स, द नंबर ऑफ हर्ड्समैन वाज। समान संख्या में गायों और चरवाहों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम थी। तो आपसे पूछ रहा है कि चरवाहों की संख्या क्या थी, 7, 28, 21 या 14। ये क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से। किस टॉपिक से पूछा गया है, मैथमेटिकल रीजनिंग से पूछा गया है। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात हो रही है यहाँ पे गायों की और उनके चरवाहों की, ठीक है ना, काऊ की एंड हर्ड्समैन की। अब यहाँ पर दोनों की संख्या समान है। पहली बात तो ये, जितनी काऊ हैं उतने ही हर्ड्समैन हैं, ठीक है ना। अगर 2 आपकी गाय हैं तो 2 चरवाहे हैं, तो गायों की संख्या और चरवाहों की संख्या क्या है, बराबर है। तो यहां पे जैसे मैं मान लूं कि लेट द नंबर ऑफ काउ इज, लेट द नंबर ऑफ काउ इज x and let the number of herdsmen, let the number of herdsmen, the number of herdsmen, the number of herdsmen is y। ठीक है ना, एक को हमने क्या मान लिया x और एक को हमने क्या मान लिया y। अब अगर देखो मैं बात करूं तो भाई सिरों की संख्या जो होगी, जो हेड्स की बात होगी, तो चाहे वो आपका काऊ हो चाहे वो हर्ड्समैन, दोनों के एक एक सिर ही रहेंगे, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि काऊ के 2 और हर्ड्समैन के 1 या हर्ड्समैन के 2 काऊ के 1, ठीक है ना। तो जो सिरों की बात है, जो हेड्स की बात है, वो चाहे काऊ हो चाहे आपका हर्ड्समैन हो, दोनों के सेम रहेंगे। लेकिन बात जब लेग की आएगी, पैरों की जब बात होगी, तो पैरों की संख्या अलग अलग होगी। एक गाय के 4 पैर, एक हर्ड्समैन के 2 पैर। क्लियर है? तो यहां पे अगर आप देखो, यहां पे अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे, आपने कहा हो जाएगा x + y। एक सिर जो है चरवाहे का, एक सिर जो है गाय का। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ लेग्स कितने होंगे, नंबर ऑफ लेग्स कितने होंगे, नंबर ऑफ लेग्स कितने होंगे, तो आपने कहा कि एक काऊ के 4 पैर और एक चरवाहे के 2 पैर, तो 4x + 2y हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है भाई? एक गाय का एक सिर, एक चरवाहे का एक सिर, तो x + y। एक गाय के 4 पैर तो 4x, एक चरवाहे के 2 पैर तो 2x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ लेग्स वाज 28 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ हेड्स। तो अगर मैं बात करूं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये आपका जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, जरा देखिए भाई। ये बनेगा आपका जो है कि 4x + 2y = हो जाएगा 4 × x + y
और इससे कितना कम है 28 कम है, इसके 4 टाइम्स से 28 क्या है कम है। तो भाई x प्लस वाई है नंबर ऑफ हेड्स, इसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा, इससे 28 कम है तो माइनस का 28। अब जरा इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4x प्लस 4y माइनस 28। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं, दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 4y माइनस 2y इक्वल्स टू 28। तो ये हो जाएगा आपका जो है 2y इक्वल्स टू 28, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 14, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 14। तो क्या पूछ रहा है हर्ट्जमैन की संख्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ हर्ट्जमैन, तो 14 आ जाएगा। तो यक्ष की भी संख्या 14 ही रहेगी, ध्यान रखना x इक्वल टू भी 14 रहेगा, दोनों की संख्या आपकी बराबर है। आप चाहें तो ये चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। देखो अगर आप मानो तो भाई सिरों की संख्या तो 14 है, अगर 14 आपके चरवाहे हैं तो 14 आपकी काऊ है। अब एक चरवाहे के 2 पैर तो 14 2 जा 28 और एक गाय के 4 पैर तो 14 4 जा 56। देखो 56 और 28 में कितने का डिफरेंस है 28 का। तो आपका जो है आंसर क्या है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं भाई क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20th में आ गए हम लोग, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका 20th नंबर का, ठीक है ना। 20वें नंबर क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, जिसे हम न्याय निगमन भी कहते हैं, ठीक है ना। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अब इस टॉपिक में क्या है, जो आपका स्टेटमेंट है, ठीक है ना, जो स्टेटमेंट है वो आपका 100% सही मानना है उसको। स्टेटमेंट के साथ कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना। स्टेटमेंट जो कहेगा, ठीक है ना, जैसा कहेगा वैसा आपको मानना है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्टेटमेंट इस टॉपिक का राजा है, किंग है वो। जो कहेगा, जो आदेश उसने पारित कर दिया वो आपको मानना है, ठीक है ना। अगर उसने कहा कि कुछ दिन रात है तो आप कहेंगे बिल्कुल कुछ दिन रात है। तो यहां पर अगर देखो हम बात करते हैं, और जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। दूसरी बात आपको ध्यान देना, जितनी जानकारी आपको है, जो स्टेटमेंट आपसे बता रहा है, कह रहा है, उतना तो आपका 100% है। जो नहीं बता रहा, जो जिसके बारे में उसने आपको नहीं बताया, जिसके बारे में जानकारी नहीं दी, वो आप 100% नहीं कह सकते कि हाँ भाई ऐसा है, हो सकता है। पॉसिबिलिटी में तो 100% है, लेकिन बिना पॉसिबिलिटी के वो 100% नहीं है। और निष्कर्ष भी जो आप निकालेंगे वो 100% सही होना चाहिए। अगर 100% सही नहीं है तो फिर वो निष्कर्ष सही नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं न्याय निगमन। अब जो भाई आप न्याय करेंगे वो न्याय 100% वाला होना चाहिए, ठीक है ना। 50% वाला न्याय मान्य ही नहीं है उसको। तो वही चीज है, और जो आपका कथन कहेगा वो आपको 100% सही मानना है। अब जैसे यहां पर देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे पहले अगर हम बात समझें तो आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में 3 वर्ड मेन यूज होते हैं, एक सम, एक ऑल और एक नो। अगर इन तीनों को हम जो है, इन तीनों के डायग्राम को जरा थोड़ा समझ लें कि तीनों का डायग्राम कैसे बनता है, क्योंकि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक वर्ड हमारा यूज होता है सम, एक वर्ड यूज होता है हमारा ऑल, और एक वर्ड यूज होता है आपका नो। अब अगर मैं बात करूं यहां पे सम का देखो डायग्राम कैसे बनता है। जैसे मैं एक स्टेटमेंट लेता हूं, स्टेटमेंट के थ्रू आपको बताता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि सम कैट और डॉग, सम कैट आर डॉग, सम कैट आर डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। अब देखो यहां पे सम वर्ड लगा है ना, तो इसका डायग्राम किस प्रकार से देखो बनेगा। ये डायग्राम हो जाएगा आपका सम के लिए, ये हो गया आपका कैट का, और ये आपका हो गया डॉग का। तो ये आपका जो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा ये सम के लिए बनेगा। अब देखो इसमें सम कैट आर डॉग, ये आपके स्टेटमेंट ने कहा। तो अगर मैं आपसे कंक्लूजन कहूं कि सम डॉग आर कैट, आप कहेंगे बिल्कुल सही है।
भाई कुछ बिल्ली कुत्ते हैं तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब अगर मैं कह दूं कि भाई सम कैट आर नॉट डॉग, सम कैट आर नॉट डॉग, तो आप बोलेंगे अब इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, कुछ कुत्ते कुछ बिल्लियां कुत्ते नहीं हैं, इसके बारे में स्टेटमेंट में नहीं बताया गया, मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसलिए पॉसिबिलिटी में तो अगर ये ऐसा आ जाए कि सम कैट आर नॉट डॉग इज ए पॉसिबिलिटी, तो 100% सही है। और अगर ऐसे आएगा कि सम डॉग इज नॉट, सम कैट या सम डॉग इज नॉट डॉग, ठीक है ना, तो ये फिर आपका गलत है। लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी में आ जाए तो आपका 100% सही है। तो सम के लिए इस प्रकार से डायग्राम आप बनाएंगे। अगर यही स्टेटमेंट आपका ऑल में आ जाए, अगर यही स्टेटमेंट ऑल में आ जाए कि ऑल कैट आर डॉग, ऑल कैट आर डॉग, ठीक इस प्रकार से बनेगा। देखो ये हो गया आपका कैट का सर्कल और ये हो गया आपका डॉग का सर्कल, ऑल कैट आर डॉग, कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। अब इसको इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, जो छोटा सर्कल है, छोटा सर्कल कौन सा है इसमें, कैट वाला। छोटा सर्कल बड़े सर्कल में ऑल और सम दोनों आपका सही होता है, ठीक है ना। अर्थात अगर मैं कह दूं कि ऑल कैट आर डॉग तो भी सही है, सम कैट आर डॉग तो भी सही है। लेकिन जो बड़ा सर्कल होता है वो छोटे सर्कल में केवल सम पार्ट आता है। अगर मैं कहूं कि ऑल डॉग आर कैट गलत होगा, सम डॉग आर कैट सही होगा। या फिर उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं अंदर से बाहर की तरफ जाता हूं तो आपका ऑल भी सही होगा और आपका सम भी सही होगा। लेकिन जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो आपका सम तो सही होगा, सम तो सही होगा, लेकिन ऑल आपका गलत होगा। क्लियर है। और तीसरा हम समझ लेते हैं, नो वाला। जैसे स्टेटमेंट आपका दे दिया जाए कि नो कैट आर डॉग, नो कैट और डॉग, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, तो इसका इस प्रकार से बनेगा, ये हो जाएगा कैट और ये हो जाएगा डॉग। जब कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है तो कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, ठीक है ना। नो कैट आर डॉग, तो नो डॉग आर कैट। क्लियर है। तो ये सम के लिए इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ऑल के लिए इस प्रकार से और नो के लिए इस प्रकार से, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला काम क्या है, स्टेटमेंट के आधार पे डायग्राम बनाना, ठीक है ना। और फिर डायग्राम के आधार पे कंक्लूजन निकालना। कंक्लूजन जो निकलेगा उसका आंसर आपको देना है ए बी सी डी के अकॉर्डिंग। आंसर जो देंगे वो ए बी सी डी के अकॉर्डिंग देना है। जैसे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सम पिन्स आर क्लिप्स, कुछ पिन क्लिप हैं। दूसरा है कि सम क्लिप्स आर पेन्स, कुछ क्लिप पेन है। कंक्लूजन है पहला कि सम पिन्स आर पेन्स, कुछ पिन पेन है। दूसरा है सम पेन्स आर क्लिप्स, कुछ पेन क्लिप हैं। अब देखो पहला ए कब देना है कि जब ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, तो ऑप्शन ए दीजिए। बी देना है ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, अगर केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है तो आंसर बी दीजिए। बोथ कंक्लूजन्स फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यदि पहला और दूसरा दोनों कंक्लूजन अनुसरण करते हैं तो आंसर सी दीजिए। और नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ना तो पहला अनुसरण करता ना ही दूसरा अनुसरण करता, तो आंसर डी दीजिए। अर्थात दोनों के दोनों गलत, तो आंसर डी दीजिए। तो अब सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम को बनाना। स्टेटमेंट देखिए, सम पिन्स आर क्लिप, ठीक है ना। तो आपने यहां पे पिन बना दिया, ये सर्कल हो गया पिन्स का। सम पिन्स आर क्लिप, तो ये हो जाएगा आपका क्लिप का, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सम क्लिप्स आर पेन, सम क्लिप्स आर पेन, ये हो जाएगा आपका पेन का सर्कल। ये आपका डायग्राम बनकर के हो गया तैयार। फर्स्ट और सेकंड दो आपके जो है कंक्लूजन दिए गए हैं, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि नंबर आप स्टेटमेंट 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3, 4, 5 जितने चाहे उतने हो सकते हैं। नंबर आप कंक्लूजन भी इतने हो सकते हैं, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं, हाँ नंबर आप कंक्लूजन, जैसे नंबर आप स्टेटमेंट वालों 10 दिए गए हैं, ठीक है ना, और नंबर आप कंक्लूजन 2 दिए गए हैं तो भी सही है। नंबर आप स्टेटमेंट 2 दिए गए, नंबर आप कंक्लूजन 10 दिए गए तो भी सही बात,
ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं इतने ही स्टेटमेंट इतने ही कंक्लूजन हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे ये आपका पहला दूसरा जो है आपके कंक्लूजन दिए गए हैं। देखिए भाई कौन सा सही कौन सा गलत। पहला दिया सम पिन्स आर पेन्स, सम पिन्स आर पेन। अब एक चीज बताइए, कह रहा है कुछ पिन पेन है, क्या पिन और पेन में कोई रिलेशन है? जो डायग्राम आपने बनाया उसमें पिन और पेन में कोई रिलेशन है? तो पिन और पेन के रिलेशन के बारे में हमें कोई भी जानकारी स्टेटमेंट में नहीं दी गई, कोई भी जानकारी नहीं दी गई। तो जब जानकारी नहीं दी गई तो पहला आपका गलत। जब जानकारी ही नहीं है उसके बारे में तो भाई पहला तो गलत हो गया, ठीक है ना। भाई जब जानकारी नहीं तो हम कह नहीं सकते ना कि भाई पेन और पिन में कोई रिलेशन है। अगर उसमें कुछ दिया हो तो हम कहते हैं कि हाँ भाई है। जैसे यहाँ पे देखो पिन का रिलेशन किससे है? क्लिप से। क्लिप का रिलेशन पेन से है, क्लिप का पेन और पिन दोनों से है, लेकिन इस पिन का रिलेशन पेन से नहीं है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी में होगा, लेकिन 100% अभी नहीं है। अगर ये पॉसिबिलिटी में होता तो फिर बिल्कुल सही होता, ठीक है ना। लेकिन जो आपका यहां पर दिया उसके अकॉर्डिंग आपका पहला गलत। दूसरा कह रहा है कि सम पेन्स आर क्लिप, कुछ पेन क्लिप है, ये देखो सही है। दूसरा आपका सही है, दूसरा सही है, क्योंकि देखो सम क्लिप आर पेन तो सम पेन आर क्लिप, ठीक है ना। कुछ क्लिप पेन है तो कुछ पेन क्लिप है, तो दूसरा आपका 100% सही है। तो पहला गलत दूसरा सही, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो ध्यान रखिएगा आंसर आपको ABCD में ही देना है, ठीक है ना। एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई क्या होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पर ही पूछा गया है, ठीक है ना। किस पर पूछा गया? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे। ये आपका स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है, ये आपको आंसर देना है ABCD में ही, ठीक है ना। अब जरा सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेटमेंट के आधार पे आपको बनाना है डायग्राम और फिर उसके आधार पे निकालना है आपको कंक्लूजन। स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। पहला है स्टेटमेंट कि सम हॉर्सेस आर लॉयंस, कुछ घोड़े शेर हैं। दूसरा है ऑल लायंस आर फॉक्सेस, सभी शेर लोमड़ी हैं। कंक्लूजन है पहला नो फॉक्स इज हॉर्स, कोई लोमड़ी घोड़ा नहीं है। दूसरा है सम फॉक्सेस आर लॉयंस, कुछ लोमड़ी शेर हैं। अब आपको आंसर देना है ABCD में। तो सबसे पहला काम क्या है, देखिए सबसे पहला काम है जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम को बनाना। जैसे स्टेटमेंट क्या कर रहा है, सम हॉर्सेस आर लॉयंस, तो आपने यहां पे बना दिया कुछ इस प्रकार से। ये सर्कल हो गया हॉर्सेस का, ये सर्कल हो गया आपका हॉर्सेस का, ठीक है ना। और ये सर्कल हो गया आपका लॉयंस का, ये सर्कल हो गया आपका लॉयंस का। फिर कह रहा है ऑल लॉयंस आर फॉक्सेस। देखो ये जो फॉक्स का सर्कल है ना, ये पूरा का पूरा लॉयन को कवर कर लेगा। ये हो गया आपका फॉक्सेस, सभी शेर जो है लोमड़ी है, ठीक है ना। ऑल लॉयंस आर फॉक्सेस। अब एक चीज देखिए, हॉर्स का जितना पार्ट लॉयन में है, जितना पार्ट ये पार्ट जो लॉयन में है, उतना पार्ट फॉक्स में भी होगा, उतना पार्ट फॉक्स में भी होगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो कुछ घोड़े शेर हैं और सभी शेर आपके फॉक्सेस हैं, तो जितने घोड़े शेर हैं उतने घोड़े फॉक्सेस भी अर्थात लोमड़ी भी हैं। क्लियर है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन है नो फॉक्स इज हॉर्स, कोई लोमड़ी घोड़ा नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जो डायग्राम बना है, जो डायग्राम बना है उसमें आपका पहला गलत है। चूंकि भाई देखो सम हॉर्सेस आर लॉयंस, ऑल लॉयंस आर फॉक्सेस, तो जितने जितने घोड़े शेर हैं उतने घोड़े फॉक्सेस भी हैं, इसलिए पहला गलत। अब आप कहेंगे सर इसके बारे में तो कोई जानकारी दी नहीं गई स्टेटमेंट में, तो भाई बात तो सही है, लेकिन यहां पर देखो ना कि जो लॉयन का जो सर्कल वो पूरा का पूरा आपका जो है लोमड़ी के सर्कल के अंदर है। तो भाई जितना उसको वो जानता है उसको उतना तो जो है लोमड़ी भी घोड़े को जानेगी, इसलिए पहला सही, पहला गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि सम फॉक्सेस आर लॉयंस, कुछ लोमड़ी शेर हैं, ये भी सही है। देखो ये भी आपका सही है।
दूसरा आपका सही है, दूसरा आपका सही है, पहला आपका गलत, दूसरा सही। तो यहां पर भी आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि जब जो है आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं इस कंडीशन में, तो आपका सम सही होता है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑल लगा होता तो वो क्या होता, गलत। लेकिन जब आप अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो आपका सम भी सही होता है और आपका ऑल भी सही होता है। क्लियर है? और यहाँ पे सम लगा है, सम फॉक्सेस आर लॉयंस, कुछ लोमड़ी शेर हैं, तो बिल्कुल आपका सही होगा। तो पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है, ये क्वेश्चन लिया गया है आपका डायरेक्शन टेस्ट से, ठीक है ना। डायरेक्शन टेस्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वन डे ड्यूरिंग सनसेट टू फ्रेंड्स सुधीर एंड अमित वर टॉकिंग फेसिंग ईच अदर। इफ अमित शैडो was on his right, then in which direction is अमन facing? एक दिन सूर्यास्त के समय दो दोस्त सुधीर और अमित आमने सामने बातें कर रहे थे। यदि अमित की परछाई उसके दाईं ओर है तो अमित का चेहरा किस दिशा में? अमन नहीं, यहाँ पे अमित होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? अमित। यहाँ पे अमित होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? अमित। मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए? अमित। अमित का चेहरा किस दिशा में? क्योंकि अमन तो कहीं है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अमन की जगह क्या होना चाहिए? अमित, ठीक है। अमित का मुख किस दिशा में है? नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में कि साउथ में? अब देखो यहां पर बात हो रही है आमने सामने खड़े होकर बातचीत करने की, ठीक है ना। अब अगर हम शैडो की बात करते हैं डायरेक्शन में, तो जैसे अगर हम शैडो की बात करें तो भाई शैडो जिधर से लाइट पड़ेगी, ठीक है ना, उसके जस्ट अपोजिट साइड आपकी शैडो पड़ेगी। अब बात नेचर की हो रही है तो भाई सुबह का समय है, सुबह का समय है, सूर्य आपका ईस्ट में है, ठीक है ना। सूर्य कहाँ है? आपका ईस्ट में। शैडो कहाँ पड़ेगी? चाहे वो व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, उसकी शैडो हमेशा वेस्ट में पड़ेगी। तो सुबह के समय हमेशा व्यक्ति और किसी भी वस्तु की शैडो हमेशा वेस्ट में पड़ती है। और अगर शाम का समय है तो शाम के समय सूर्य होता है आपका कहाँ? पश्चिम में। शैडो हमेशा बनेगी उस व्यक्ति या वस्तु की कहाँ? ईस्ट में, अर्थात पूर्व में। क्लियर है? ठीक दोपहर के समय, ठीक दोपहर के समय किसी व्यक्ति या वस्तु की कोई शैडो नहीं बनती, क्योंकि सूर्य आपके सर के एकदम ऊपर रहता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे जो क्रिकेट के ग्राउंड होते हैं उसमें लाइटिंग कैसे लगी होती है? ऐसे लगी होती है, इसलिए ताकि जो शैडो है वो ग्राउंड पे किसी की ना पड़े, ठीक है ना। आप देखते हैं शैडो नहीं पड़ती है, उसका रीजन कि आपके एकदम सर पे लाइट लगाई जाती है, ठीक है ना। तो ठीक दोपहर 12 बजे जो सूर्य है वो सर के ऊपर होता है आपके, इसलिए ठीक दोपहर को किसी भी व्यक्ति या वस्तु की कोई शैडो नहीं बनती। बाकी अगर जो है सुबह का समय है तो सूर्य पूर्व में होता है, व्यक्ति और वस्तु की शैडो कहाँ बनेगी? पश्चिम में। और शाम के समय सूर्य पश्चिम में होता है, शैडो कहाँ बनेगी? पूरब में। अब जैसे आमने सामने खड़े होने की बात अगर हम करें तो चार दिशाएं देखो होती हैं। अगर हम दिशाओं की बात करते हैं तो इसमें केवल चार दिशाएं मेन ली जाती है। कौन कौन सी? देखो, ये दिशा होती है ईस्ट, ये दिशा होती है आपकी वेस्ट, ऊपर की तरफ दिशा होती है आपकी नॉर्थ, और नीचे की तरफ ये दिशा होती है आपकी साउथ। तो ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ के अपोजिट आपका जो है साउथ। अब अगर आमने सामने खड़े होने की बात है तो या तो ये इस तरह से खड़े होंगे, या तो ये इस तरह से खड़े होंगे, और या तो ये इस तरह से खड़े होंगे, ठीक है ना। क्लियर है? या तो इनके खड़े होने का क्रम ये होगा कि भाई एक का चेहरा कहाँ है? साउथ में, तो एक का चेहरा कहाँ है? नॉर्थ में। और या तो फिर जो है ये इस प्रकार से खड़े होंगे कि एक का चेहरा है ईस्ट में तो एक का चेहरा है वेस्ट में। अभी एक चीज जरा समझिए, सुबह का समय है, सुबह का समय है, ये ईस्ट होता है, सूर्य यहां पर है, ठीक है ना। सूर्य सपोज करो यहां पे उगा, भाई ये सूर्य देवता है, इस प्रकार से उगे, ठीक है ना। सूर्य जब यहां पर उगा, अगर ये दोनों इस प्रकार से खड़े तो इनकी शैडो इधर की तरफ पड़ेगी? पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बताओ जरा भाई। देखो इधर से ये पूरब है, पर सही कहां पड़ेगी? पश्चिम में, तो शैडो इधर पड़ेगी। इस व्यक्ति की शैडो कहां पड़ेगी? इस वाले व्यक्ति की शैडो पड़ेगी इसके ऊपर, और इस व्यक्ति की शैडो पड़ेगी इसके पीछे, ठीक है ना। इस व्यक्ति को, जो ये व्यक्ति खड़ा है,
इसकी शैडो इसके आगे बनेगी, इसकी शैडो इसके पीछे बनेगी। क्लियर है? अगर यही सुबह शाम का समय होता, सूर्य कहां होता? वेस्ट में, शैडो कहां बनती? ईस्ट में। क्लियर है? अब मैं आपको एक टेबल के माध्यम सारी चीजें क्लियर करता हूं। ये तो हो गई डायग्राम की बात। अब आपको टेबल कैसे याद रखनी है जरा वो देखो। टेबल दो याद रखनी है, एक आपका जो है मॉर्निंग टाइम की, मॉर्निंग टाइम, ठीक है ना, मॉर्निंग टाइम अर्थात सुबह का समय, और एक आपका इवनिंग का समय, इवनिंग का समय। आफ्टरनून में किसी की कोई शैडो नहीं बनती। चेहरा इन चार दिशाओं में हो सकता है, ईस्ट में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहां देखो, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। इस डायरेक्शन में उस व्यक्ति का चेहरा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां से मैंने एक ऐसी पर लाइन खींच दी, अगर मैं बात करूं कि उस व्यक्ति सुबह का समय है, व्यक्ति का चेहरा ईस्ट में है, व्यक्ति का चेहरा ईस्ट में है, तो उसकी परछाई हमेशा उसके कहां बनेगी? हमेशा उसके कहां बनेगी भाई? ईस्ट में है तो हमेशा उसके बैक साइड बनेगी, हमेशा उसके पीछे बनेगी। अगर उसका चेहरा वेस्ट में है तो हमेशा उसके फ्रंट में बनेगी, हमेशा उसके सामने बनेगी, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें नॉर्थ में है तो हमेशा उसके राइट में बनेगी, हमेशा उसके जो है कहां बनेगी? राइट में। सॉरी, अगर उसका चेहरा कहां है? उसका चेहरा अगर नॉर्थ में है तो हमेशा उसकी परछाई सुबह के समय लेफ्ट में बनेगी। सॉरी, राइट में नहीं, कहां बनेगी? लेफ्ट में। अगर साउथ में है उसका चेहरा तो हमेशा उसकी परछाई उसके राइट में बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर सुबह का समय है, व्यक्ति का चेहरा ईस्ट में है तो शैडो हमेशा उसके बैक साइड बनेगी। अगर उसका चेहरा वेस्ट में है तो शैडो हमेशा उसके फ्रंट अर्थात सामने बनेगी, आगे बनेगी। नॉर्थ में है तो उसके हमेशा बाएं बनेगी, लेफ्ट में बनेगी। अगर उसका चेहरा साउथ में है तो उसकी परछाई सुबह के समय हमेशा उसके राइट में बनेगी। अगर इवनिंग का टाइम है, उसका चेहरा ईस्ट में है तो उसकी परछाई हमेशा उसके फ्रंट में बनेगी अर्थात आगे बनेगी, ठीक है ना। चेहरा वेस्ट में है तो कहां बनेगी? बैक साइड। यहां पे अगर नॉर्थ में है तो हमेशा उसकी परछाई उसके राइट में बनेगी, और यहां पे हमेशा उसके लेफ्ट में बनेगी। एक टेबल आप याद रखिए, एक टेबल अपने आप आपको याद रहेगी, ठीक है ना। तो सुबह की टाइम की अगर टेबल आपको याद है तो शाम की अपने आप, क्योंकि जैसे उसके अपोजिट हो जाएगी। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि एक दिन सूर्यास्त के समय दो दोस्त थे, सुधीर और अमित। अब सुबह सूर्यास्त का समय मतलब क्या हो गया? सनसेट मतलब क्या हो गया आपका? इवनिंग टाइम। सनसेट मतलब हो गया इवनिंग टाइम। क्लियर है? तो सूर्यास्त के समय दो दोस्त आमने सामने खड़े थे। अब जो अमित है और दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, अमित की जो परछाई है, अमित की जो परछाई है वह उसके दाईं ओर पड़ रही थी। किसके? अमित के दाईं ओर। तो अमित के दाईं तभी पड़ सकती जब उसका चेहरा कहां होगा? नॉर्थ में। तो अमित का चेहरा किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। अमित का चेहरा किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। देखो कितना सिंपल से आंसर आ गया भाई। देखो इवनिंग के टाइम पर जो है उसके राइट में तभी शैडो पड़ेगी जब उसका चेहरा नॉर्थ में होगा। तो अमित की जो शैडो है वो उसके कहां पड़ रही है? राइट साइड में। तो अमित का चेहरा कहां है? नॉर्थ में। दूसरा जो उसका व्यक्ति, जो उसका दोस्त है सुधीर, उसका चेहरा कहां होगा? साउथ में। क्योंकि आमने सामने की बात हो रही है। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा, देखिए अगर कभी भी शैडो लेफ्ट राइट पड़ती है तो हमेशा आंसर नॉर्थ या साउथ में ही आएगा, ठीक है ना। कभी भी आंसर ईस्ट या वेस्ट नहीं आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब परछाई किसी के ऊपर पड़ रही हो या उसके सामने पड़ रही हो या बैक साइड पड़ रही हो तो आंसर आपका ईस्ट या वेस्ट आएगा। नहीं, अगर लेफ्ट राइट शैडो पड़ती तो हमेशा आंसर आपका साउथ या नॉर्थ ही आएगा। क्लियर है? तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन पूछा गया आपका ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन किससे पूछा गया है? ब्लड रिलेशन टॉपिक से। क्वेश्चन कह रहा है कि P माइनस क्यू मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, एंड P प्लस Q मीन्स P इज द डॉटर ऑफ Q।
नाउ इफ m माइनस एन इंटू टी प्लस जेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यदि p माइनस क्यू का अर्थ है p क्यू की माँ है, p गुणे क्यू का अर्थ है p क्यू का पिता है, और p प्लस क्यू का अर्थ है p क्यू की पुत्री है, तो यदि m माइनस एन इंटू टी प्लस जेड हो तो इनमें कौन सा सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं, वो आपको बताना है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है इनके जो सिंबल दिया है उसके आधार पे इसको सॉल्व करना, ताकि आप इनके बीच क्या रिलेशन निकल के आता है उसको क्लियर कर ले। रिलेशन की जब बात आती है तो वही बात होती है ब्लड रिलेशन, अर्थात हमारा एक पारिवारिक जो रिलेशन है। तो भाई आपका हो चाहे मेरा हो, हमारे जो रिलेशन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक मैटरनल और एक पैटर्नल, एक पिता वर्ग और एक माँ वर्ग। पैटर्नल में कौन कौन है, अंकल हैं, आंटी हैं, अर्थात चाचा चाची, ठीक है ना, बुआ फूफा, दादा दादी, ठीक है ना। मैटरनल में कौन है, मामा मामी, ठीक है ना, मौसी मौसा, नाना नानी, ये सारे मैटरनल में है, ठीक है। तो अगर यहां पर हम बात करें, देखो तो रिलेशन की जब बात आती है तो सबसे पहले बात होती है जेंडर की। जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक रिलेशन डिफाइन नहीं होगा, अर्थात रिलेशन डिफाइन होने के लिए जेंडर का डिफाइन होना बहुत जरूरी है। अब जो है अगर हम जेंडर की बात करते हैं और आपको ये क्लियर है कि अगला व्यक्ति मेल है या अगला व्यक्ति फीमेल है, चूंकि भाई रिलेशन दो ही जेंडर के बीच होते हैं, मेल और फीमेल, तो आपको ये क्लियर है कि ये व्यक्ति आपका मेल है तो उसके ऊपर आप लगा दीजिए प्लस। अगर आपको ये क्लियर है कि ये व्यक्ति फीमेल है तो उसके ऊपर आप लगा देंगे माइनस। क्लियर है। एक बात और आती है जनरेशन की, एक बात और आती है जनरेशन की। तो एक है आपका इक्वल जनरेशन और एक है जनरेशन गैप। इक्वल जनरेशन अर्थात जनरेशन जो समान पीढ़ी होती है, और एक आपका जनरेशन गैप अर्थात जो पीढ़ी में अंतर होता है। तो इक्वल जनरेशन को हम जो है हॉरिजेंटल लाइन के द्वारा और जनरेशन गैप को हम वर्टिकल लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है ना। इक्वल जनरेशन कैसे, जैसे मैं हूं, मेरा जो भाई है, मेरी जो बहन है, चाहे मुझसे छोटे हों चाहे मुझसे बड़े हों, ठीक है ना, वो सब मेरे बराबर में बैठेंगे, सब इक्वल जनरेशन के हैं। लेकिन मेरी माँ मुझसे एक जनरेशन ऊपर है, मेरा पुत्र मुझसे एक जनरेशन नीचे है, मेरे ग्रैंडफादर मुझसे 2 जनरेशन ऊपर है। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये जनरेशन गैप को इस प्रकार से, इक्वल जनरेशन को इस प्रकार से। और एक रिलेशन और होता है पति पत्नी का रिलेशन। जैसे मालूम कर दिया जाए ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है तो बी ए की पत्नी होगी। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम डबल लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। और ब्लड रिलेशन में यही एक रिलेशन ऐसा होता है जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है, और जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक आप उसके ऊपर कोई भी सिंबल नहीं लगा सकते, ना प्लस का ना माइनस का। अब आते हैं देखिए अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला काम क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना। देखिए जरा, जैसे यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया गया आपका, m माइनस एन, फिर दिया गया है इंटू टी, प्लस दिया गया है z। अब आपके दिमाग में बात है सर यहाँ तो pq दिया गया है, यहाँ दूसरे अल्फाबेट दिए गए हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, कि यहाँ पर आपका pq दिया गया, यहाँ कहीं भी pq नहीं आया, तो आपको इसको pq मान के चलना है। पहला जैसे p माइनस क्यू में पहला p है दूसरा q है, तो यहाँ पे m माइनस n में ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा। फिर इसमें देखो n इंटू टी आ गया, तो यहाँ पे p इंटू क्यू है तो ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मान लेना है। अब देखो m माइनस n, माइनस का मतलब क्या है, p इज द मदर ऑफ q, तो यहाँ पे देखो ये p हो गया, ये q हो गया, तो m इज द मदर ऑफ n, m इज द मदर ऑफ n। देखो m के ऊपर मैंने माइनस लगा दिया, n के ऊपर मैंने कोई भी सिंबल नहीं लगाया। n उसका पुत्र है कि पुत्री है मुझे क्लियर नहीं है। आगे देखो, अब आते हैं इस पे n इंटू टी पे। इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब है p इंटू क्यू का अर्थ है p इज द फादर ऑफ q। तो यहां पर देखो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा q, तो n इज द फादर ऑफ t, n इज द फादर ऑफ t। अब इसके बाद और आगे देखते हैं भाई, यहां पे क्या आपका t है और यहां पे z है। प्लस का क्या मीन्स है जरा देखो भाई, p प्लस q मीन्स है p इज द डॉटर ऑफ q। तो यहां पे देखो ये p है ये q है, तो t इज द डॉटर ऑफ z, t इज द डॉटर ऑफ z, ठीक है ना। अब एक चीज देखिए,
एक चीज देखिए, एन टी का पिता है, टी जेड की पुत्री है, तो एन और जेड आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी, और जेड जो है वह एन की पत्नी हो जाएगी। बात मेरी समझ में आ रही कैसे भाई, टी जो एन जो है वह टी का पिता है, एन इज द फादर ऑफ टी, और जो टी है वह जेड की पुत्री है। तो भाई जब यह इसकी पुत्री है तो यह इसकी पत्नी ही तो हुई, तो एन जब पति है तो जेड क्या हो जाएगी, पत्नी। मैंने आपको पहले बता रखा कि पति पत्नी का रिलेशन ऐसा जिसमें किसी एक का जेंडर डिफाइन है, दूसरे का अपने आप कर सकते हैं, तो जेड क्या हो जाएगी, उसकी पत्नी। तो एन और जेड हो गए आपस में पति पत्नी। अब देखिए सबसे पहले पहला दिया गया, इसमें कौन सा सत्य नहीं आपको बताना है। पहला दिया टी इज द एन्स डॉटर, टी एन की पुत्री है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि एन इज द वाइफ ऑफ जेड, नहीं ये गलत है, एन जेड की पत्नी नहीं है, एन जो है जेड का पति है, एन इज द हस्बैंड ऑफ जेड, ठीक है ना। जेड है एन की पत्नी, देखो एन इज द हस्बैंड ऑफ जेड, ठीक है, इसलिए ये आपका गलत है। बाकी देखो एम इज मदर इन लॉ ऑफ जेड, बिल्कुल सही है, एंड टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एम, ये भी सही है। तो सेकेंड वाला आपका गलत है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ब्लड रिलेशन से ही आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी आपका किस टॉपिक से पूछा गया, ब्लड रिलेशन से, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, टी इज द ब्रदर ऑफ एस, एस इज द डॉटर ऑफ आर, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। क्यू आर का भाई है, पी क्यू की बहन है, टी एस का भाई है, एस आर की पुत्री है। तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है, अंकल है, आंटी, आंट है, आंटी है, कि ब्रदर है, कि मदर है। तो अब देखो मैंने आपसे बताया ना कि यहां पर बात अब होगी इक्वल जनरेशन और जनरेशन गैप। तो इक्वल जनरेशन को हॉरिजेंटल लाइन से और जनरेशन गैप को जो है वर्टिकल लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। अब देखो क्या कह रहा है, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, तो आपने कहा कि यहां पे क्यू लगा रखा और यहां पे आपने आर को लिखा। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, तो क्यू के ऊपर आपने प्लस लगा दिया, आर के ऊपर आपने अभी कोई सिंबल नहीं लगाया। आगे क्या कह रहा है, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, पी जो है वह क्यू की बहन है, ठीक है ना। लेकिन आर का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि टी इज द ब्रदर ऑफ एस, टी इज द ब्रदर ऑफ एस, और एस इज द डॉटर ऑफ आर, एस इज द डॉटर ऑफ आर, एंड टी इज द ब्रदर ऑफ एस, टी इज द ब्रदर ऑफ एस। तो टी के ऊपर प्लस लगाते हैं, ये डायग्राम बन के तैयार होगा। टी इज द ब्रदर ऑफ एस, तो टी के ऊपर क्या लगेगा, प्लस, टी के ऊपर क्या लगेगा, प्लस, ठीक है ना। ये डायग्राम बन के तैयार होगा। अब कह रहा है कि पी टी से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। तो देखो यहां पर अगर हम बात करें तो पी जो है वह टी की क्या लगेगी, अगर ये जो है, अगर आर जो है टी की मां हुई, क्योंकि आर का जेंडर तो हमें डिफाइन है नहीं कि आर क्या है भाई। अगर आर प्लस होता तो इनका भाई होता, अगर माइनस हो तो इनकी बहन होगी। अगर आर टी की मां हुई तो पी जो है वह टी की मौसी लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी, वो आंटी लगेगी। अगर भाई हुआ, अगर ये इनका पिता हुआ, ये इनका अगर भाई हुआ अर्थात इनका पिता हुआ, तो फिर जो है पी वह टी की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो भी देखो ऐसा है कि इंग्लिश में आपका चाहे बुआ का रिलेशन हो चाहे मौसी का, उसको आंटी ही लिखते हैं। तो यहां पे आंसर हो जाएगा आंटी, यहां पे आंसर हो जाएगा आंटी, लेकिन यहां पे ये चाची नहीं आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, बुआ और या तो मौसी। क्लियर है, क्यों, क्योंकि अगर ये भाई हुआ इनका तो ये इनकी बुआ लग जाएगी, अगर ये इनकी बहन हुई तो ये इनकी मौसी लग जाएगी। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड से, ठीक है ना, शब्दों का तार्किक क्रम। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द वर्ड इन ए मीनिंगफुल या और logical order and then select the appropriate sequence from the alternatives given below each group of word।
निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को सार्थक या तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें और फिर शब्दों के प्रत्येक समूह के नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त अनुक्रम का चयन करें। टेबल, ट्री, वुड, सीड एंड प्लांट। अब देखिए इनको एक आपको लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है कि भाई कौन सी क्रिया किसके बाद होगी, कौन किसके बाद आएगा। तो आपने कहा बहुत सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है, सबसे पहले सीड होगा, सबसे पहले सीड, तो सीड से क्या बनेगा, आपने कहा भाई बीज है, बीज से आपका प्लांट बना, बीज से क्या बना, प्लांट बना, प्लांट से क्या बना, प्लांट से बाद में वो ट्री बना, ट्री से फिर क्या बना, ट्री से फिर आपको जो है उसमें क्या बनी, उससे लकड़ी मिली, वुड मिली, वुड से आपने क्या बनाया, टेबल बना दिया, सबसे लास्ट में टेबल बनेगी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका सीड अर्थात 4, फिर आएगा प्लांट अर्थात 5, फिर ट्री तो आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा आपका वुड तो आ जाएगा 3 और सबसे लास्ट में आपका 1। तो ये हो जाएगा आपका 4, 5, 2, 3, 1। ये आपका लॉजिकल सीक्वेंस होगा। देखिए किसमें दिया गया है 4, 5, 2, 3, 1, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक लॉजिकल सीक्वेंस में इनको लगाना था कि कौन सा किसके बाद आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो है रैंकिंग टेस्ट से। किस क्वेश्चन से पूछा, किस टॉपिक से पूछा गया है, रैंकिंग टेस्ट से। क्वेश्चन है कि इन अ क्यू मोहन इज 10th फ्रॉम राइट साइड एंड सोहन इज 25th फ्रॉम लेफ्ट साइड। व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेस देन मोहन इज एट 22nd प्लेस फ्रॉम राइट। फाइंड सोहन्स न्यू पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। एक कतार में मोहन दाएं से 10वें स्थान पर है और सोहन बाईं ओर से 25वें स्थान पर है। जब वे अपना स्थान आपस में बदलते हैं तो मोहन दाएं से 22वें स्थान पर होता है। बाएं से सोहन का नया स्थान ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब रैंकिंग टेस्ट की बात आती है तो एक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं n = l + r - का 1। वो फार्मूला तब यूज किया था जब एक व्यक्ति की आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से पोजीशन पता हो, अर्थात पंक्ति में किसी एक व्यक्ति की बात हो रही हो। अब यहां पर देखो पंक्ति में 2 व्यक्ति की बात, यहां पे इंटरचेंज की बात हो रही है और जब इंटरचेंज की बात होती है तो आप उसको कैसे लगाते जरा वो देखिए। और इंटरचेंज में ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इंटरचेंज में एक व्यक्ति का एक ही तरफ से 2 बार स्थान दिया जाता है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि जो है मोहन इज 10th फ्रॉम राइट साइड और सोहन इज 25th फ्रॉम लेफ्ट साइड। जब इन्होंने इंटरचेंज किया तो मोहन फिर से देखो हो गया मोहन इज एट 22nd प्लेस फ्रॉम राइट। मोहन का 2 बार स्थान दिया गया राइट साइड से। पहले कितना दिया गया देखो 10th फ्रॉम राइट, फिर दिया गया आपका 22nd प्लेस फ्रॉम राइट। तो इस जब भी इंटरचेंज का क्वेश्चन आता है एक व्यक्ति का एक ही तरफ से 2 बार स्थान दिया जाता है। अब देखो करना कैसे है इसको, यहां पर देखो अगर हम बात करें तो ये है आपका लेफ्ट और इधर से आपका जहां पे पंक्ति खत्म होती है वो है आपका राइट। तो यहां से जो है यहां से सोहन का जो प्लेस है वो कितना है आपका 25th। यहां पे सोहन जी बैठे हैं और सोहन का जो प्लेस है वो कितना है आपका 25th। और इधर से जो है इधर से लास्ट से जो है ये मोहन है और मोहन का लास्ट से स्थान है आपका 10th। ठीक है ना। इंटरचेंज का मतलब हो गया मोहन पहुंचेगा सोहन के स्थान पे, सोहन पहुंचेगा मोहन के स्थान पे। तो जब मोहन सोहन के स्थान पे आ गया, मोहन जब यहां से आगे बढ़ा और यह सोहन के स्थान पे आ गया, मोहन कहां गया सोहन के स्थान पे, तो कितना हो गया आपका ये 22 नंबर पे हो गया। ठीक है ना, यहां पे इसको ऐसे लिख लेते हैं। जब ये जो है व्यक्ति यहां पर आ गया तो ये 22 नंबर पे हो गया। पहले कितने पे था 10 पे, पहले 10 पे था, अब 22 पर हो गया। कितने स्थान आगे बढ़ा आपने कहा प्लस का 12। कितने स्थान आगे बढ़ा प्लस का 12। तो भाई देखो दोनों समान कंडीशन में इंटरचेंज कर रहे हैं ना। सोहन पहुंचेगा मोहन के स्थान पे जहां मोहन बैठा है, तो जितने बच्चों को मोहन ने क्रॉस किया उतने बच्चों को सोहन भी क्रॉस करेगा। तो अगर मैं बात करूं कि सोहन्स न्यू पोजीशन, अगर मैं बात करूं सोहन्स न्यू पोजीशन
तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा कितना, पहले कितना था आपका 25, उसने कितने बच्चों को क्रॉस किया था 12, तो 12 ये भी क्रॉस करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 37। कितना हो जाएगा 37, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, देखो मोहन यहां से यहां तक कितना हो गया 22, सोहन के पीछे कितने बच्चे हैं 24, 22 में ऐड कर दो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर जो है सोहन जब मोहन के स्थान में पहुंचा कितना हो गया 37 में 9 ऐड कर दो, क्योंकि मोहन के पीछे कितने बच्चे हैं 9, तो 46 आ जाएगा। अगर एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है इनके बीच में कितने बच्चे हैं, इनके मिडिल में कितने बच्चे हैं, तो देखो मोहन का एक ही तरफ से 2 बार स्थान दिया गया, पहले 10 और फिर 22, कितना प्लस हुआ 12, जितना प्लस हो रहा हो तो उसमें से एक माइनस कर दो मिडिल के, आपको जो है बच्चे मिल जाएंगे। तो इनके बीच में 11 बच्चे हैं, टोटल 46 बच्चे हैं इस लाइन में, और सोहन का नया पोजीशन 37 है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 27 नंबर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा गया आपका पिक्चर रीजनिंग से। किस टॉपिक से पूछा गया है, पिक्चर रीजनिंग से पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका कि अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोज बिलो इन द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर, इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काट दिया जाता है जैसा कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। दी गई उत्तर आकृतियों में से बताइए खोले जाने पर यह कैसे दिखाई देगी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन फिगर है इसमें आपके कागज को मोड़ना और काटना बताया गया है। यहाँ पे जो डॉट दिखाई दे रहा है वहां से डॉट दिखाई दे रहा है वहां से कागज को फोल्ड किया गया है, एरो दिखाई दे रहा है जो किस प्रकार से कागज को फोल्ड किया गया। अब देखो यहां से फोल्ड करके ये बनाया गया, यहां से इसको इधर इस प्रकार से फोल्ड कर दिया गया, और यहां पे देखो ये कट कर दिया गया। अब यहां पर इस चीज को ध्यान रखना कि जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा वो सबसे पहले ओपन होगा, और जो सबसे पहले फोल्ड होगा सबसे लास्ट में ओपन होगा। तो देखो जब इसको आप ओपन करेंगे तो यहां पे एक आपको स्क्वायर दिखाई देगा, यहां पे आपको एक स्क्वायर दिखाई देगा, देखो पूरा का पूरा, क्योंकि जब ऐसे ओपन करेंगे पहले नीचे की तरफ तो ये पूरा का पूरा एक स्क्वायर दिखाई देगा। फिर आप इसको ऐसे ओपन करेंगे तो इसमें आपको 2 स्क्वायर दिखाई देंगे। तो पहला तो सेकंड तो आपका सही नहीं होगा ना, तो सी सही होगा, क्योंकि 2 स्क्वायर आएंगे। अब ए और डी में 2 स्क्वायर दिए गए हैं, तो देखो फोल्ड ये नीचे की तरफ हुआ था यहां से, तो स्क्वायर जो है नीचे की तरफ दिखाई देगा, तो आंसर ए आपका सही होगा। क्योंकि देखो ऐसे ओपन होगा ना भाई, पहले ऐसे हुआ तो ये स्क्वायर पूरा कंप्लीट हो गया, फिर एक स्क्वायर इसको नीचे की तरफ, तो ये स्क्वायर नीचे की तरफ आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई 28 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका जो है ये भी आपका पिक्चर रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सिलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड। दी गई उत्तर आकृतियों से एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। अब ये क्वेश्चन फिगर इनमें से किसमें आया है ये आपको बताना है, ठीक है ना। जो आपको ये फिगर देगा सेम यही डायग्राम आपका किसमें जो है सन्निहित है ये आपको बताना है। देखिए पहले में है क्या, आपने कहा नहीं पहले में तो नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसकी तो इसमें सी में भी नहीं है। डी की बात करें देखो डी में मिल जाएगा, देखो इस प्रकार से डी में आपको ये मिल जाएगा, देखो यहाँ पर इस प्रकार से ये, और देखो यहाँ पे आपको ये दिखेगा, ये इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको डी में मिल जाएगा, ठीक है। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये देखो डी में आपको इस प्रकार से मिलेगा, ऐसे ऐसे, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से रीजनिंग के क्वेश्चनों को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।